చూడమని చెప్పాలి ప్రజలకు. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ ఏ విధంగా వెనుకబడిపోయిందో ప్రజలకు తెలియజేయవలసిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ ఎంఐఎం పార్టీ ఇది నేషనల్ పార్టీ కాదు, అదేవిధంగా ఇది రీజనల్ పార్టీ కూడా కాదు, అదేవిధంగా ఇది సబ్ రీజనల్ పార్టీ కూడా కాదు. ఒకవేళ ఈ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ అయితే దేశమంతా కూడా పోటీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. రీజనల్ పార్టీ అయితే రాష్ట్రం అంతా కూడా పోటీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సబ్ రీజనల్ పార్టీ అయితే సబ్ రీజనల్ స్థానంలో కూడా అన్ని స్థానాలకు పోటీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. కానీ కేవలం ఇది పరివారం పార్టీ, కుటుంబ పార్టీ కాబట్టి కేవలం వాళ్ళ అధికారం కొరకు, వాళ్ళ సంపాదన కొరకు మాత్రమే వీళ్ళు పోటీ చేయిస్తున్నారు. పార్టీని ప్రజాతంత్ర విధంగా నడపకుండా నియంతృత్వంగా వీళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎంఐఎం పార్టీని వ్యతిరేకించవలసిందిగా మీ అందరికీ కోరుతున్నా. అదేవిధంగా ఎంపీటీ కూడా ఎందుకు పార్లమెంట్ లో పోటీ చేస్తలేదో చెప్పాలి. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ కూడా ఇంతవరకు ఎందుకు తమ అభ్యర్థిని ప్రకటించలేదో చెప్పాలి. ఇదంతా కూడా తమ యొక్క స్వార్థపూరిత రాజకీయాలకు అనుకూలంగా ఎంఐఎం పార్టీ, ఎంపీటీ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యవహరిస్తుందని తెలియజేస్తూ రాబోయే సమయంలో సరైన వ్యక్తికి మీరు ఓటు వేయవలసిందిగా, దేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ యొక్క ఓటు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ పెద్దలు కాసం వెంకటేశ్వర్లు గారిని తమ యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గారు ఇక్కడికి వచ్చిన అందరి కార్యకర్తలకు నా శుభాభివందనలు. अब की बार हम सबको याद रखना है कि पतंग कट गया और फट भी गया है। 40 सालों से असद का जो 40 सालों से असद इस लोकसभा पार्लियामेंट को पीछे रख दिया है, लेकिन अपने घर को 7 एकड़ में मंजिल बनाकर मुसलमानों का अंबानी बन गया है। कुछ पसमंदा पीछे रह गया है और असदुद्दीन आगे निकल गया है। अरे मेरे सारे भाई और बहनों, सोच लो कितने सारे करोड़ों रुपयों का वक्फ बोर्ड लैंड निकल गया हाथों से। पसमंदे को जिस प्रकार का मदद मिलना चाहिए कभी उसी के पास मिला नहीं। हमारे मोदी सरकार के यहाँ कितने योजनाएं बने हैं, सारा देश को वो योजनाएं मिले हैं, लेकिन इस लोकसभा पार्लियामेंट में मोदी भाई का 1 रुपए भी आने नहीं दिए ये लोग। इस प्रकार के लोग हैं ये पार्लियामेंट वाले। यहाँ ये लोग बंटवारा करते हैं मजहब के नाम पर। कभी सोचे नहीं रिक्शा वाले के घर में अनाज है या नहीं, कभी सोचे नहीं ऑटो वाले के घर में वो फाइनेंस भर पा रहा है या नहीं, कभी सोचे नहीं 14 साल की उम्र में लड़की का शादी क्यों हो रहा है, कभी सोचे नहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने के बाद वो औरत का जीवन कहाँ गिर जाता है और कैसे मरती है वो। कभी सोचे नहीं 8-9 बच्चे पैदा करने वाली औरत का शरीर कितना दिन ब दिन मरते जीती है वो। कभी सोचा नहीं उन बच्चों के बारे में जो साइकिल के पंचर मारते रहते हैं मैकेनिक के शॉप में, इसके बारे में कोई जवाब नहीं रहता है। इनके पास सिर्फ मजहब का नाम के अलावा और बीफ काट के खाने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या एक मुसलमान की जिंदगी में इसके अलावा मुद्दा नहीं है? क्या एक मुसलमान की जिंदगी में ऊपर आना नहीं है? क्या इनके जीवन में पढ़ाई लिखाई करना नहीं है? जब पूछती मैं आपसे, उत्तर प्रदेश में 2 पसमंदे मुसलमान को मिनिस्ट्री दिया गया है। ये लोग बीआरएस के चेले बनते हैं, ये लोग कांग्रेस के चेला बनते हैं। क्यों नहीं यहाँ मुसलमान पसमंदा मिनिस्टर नहीं बन रहा है? मैं सवाल करती हूँ, अगर तुम खुद के कौम के हैं तो क्यों मुसलमान आज गरीबी के तलतल में मर रहे हैं? जवाब है तो दे दो मुझे। हम सिर्फ पतंग काटने आए, काट भी दिए पहले से ही। अब सिर्फ हमारे इलेक्शंस में हमारा जीत देखना है। हम उस हर पसमंदा के साथ ठहरेंगे, हर उस हिंदू भाई के साथ ठहरेंगे। और पहली बार बता रहे हैं हम, इन 5 सालों में हम इंडस्ट्रीज लेके आएंगे यहाँ पर। इन 5 सालों में हम आईटी कंपनी लेके आएंगे इधर। 40 सालों में यहाँ पे आईटी कंपनी क्यों नहीं आया? इनके दंगे फसादों की वजह से डरते आईटी कंपनी वाले इधर आने के लिए। खत्म कर देंगे इसको। मोदी भाई का जो बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हम सब मिलकर
इसी हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को दुनिया में नंबर कहते हैं, मोतियों का सिटी। कहाँ गए मेरे मोती कारीगर करने वाला भाई बहन? यहाँ पे जरदोजी काम होता है, कहाँ गए जरदोजी काम करने वाले मेरे भाई बहन? यहाँ पे कोई हुनर को भी ऊपर लेकर नहीं आने देते। यहाँ जो घड़े बनाते हैं बोनालू बनता है, कहाँ गए मेरे वो भाई? यहाँ जो सुनार है, देश में सबसे अव्वल कदम के सुनारी काम करते हैं, कहाँ गए मेरे भाई? बंगाल से आए हुए भाई है, वो दल में मरते मेरे बंगाल के भाई जो यहाँ पे सुनार का काम करते हैं। या मुसलमान भी करते हैं। यहाँ कोई मजहब नहीं है, या प्यार से रहना चाहता है सभी, अमन के साथ रहना चाहता है सभी, शांति के साथ रहना चाहता है सभी। लेकिन कुछ दिन याद रखिए, हम सब एक हो जाएंगे। इसी बात का डर है असदुद्दीन को और अकबरुद्दीन को, इसीलिए वो शांति लेके नहीं आना चाहते, क्योंकि उनका वोट बैंक अशांति के बल पर है। उनका वोट बैंक करार के बलबूते पे है। ब्रिटिश में इंग्लैंड में पढ़ के आए तो बैरिस्टर साहब को इससे अच्छा क्या के अब की बार और ये हैदराबाद से 405 निकाल के दिखा देंगे हम इन लोगों को। भारत माता की। మన యొక్క ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కోరుతా ఉన్నాను. भारत माता की। जो माधवी लता जी को जिताने आए कमल का फूल खिलाने मेरे साथ बोले भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके बोले भारत माता की, भारत माता की। मैदान के नीचे खड़े वो भी शर्ट के नीचे, बाहर खड़े सब लोग हाथ उठाकर दोनों हाथ ऊपर करके बोले भारत माता की। अब मैं आपसे पूछने आया हूं, ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई, मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, मैं बोलूंगा, ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। माधवी लता का नाम इतना गूंजना चाहिए कि हर घर घर गली गली जाए। ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। मेरी बहनें सामने खड़ी है पगड़ी पहन के, आप सब लोग भी मेरे साथ बोलेंगे, ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। ओबीसी है लापता जब से आई। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार माधवी लता जी, जिन्होंने अपनी सुख चैन आराम की जिंदगी छोड़कर हैदराबाद के लोगों की जिंदगी सुधारने का जिम्मा लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा। एक ऐसी नेता जिसके पिछले 15 दिनों में देश के कोने कोने में लाखों प्रशंसक हैं, चाहते हैं, और देश के कोने कोने में एक ही आवाज गूंज रही है, हैदराबाद में इस बार कमल का फूल खिलेगा और माधवी लता जी हमारी सांसद बन के वहां पर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, हम सबको यह भी पता है, अगर भाग्यनगर का भाग्य बदलना है तो कमल का फूल खिलाकर माधवी लता जी को सांसद बनाना है। हम भाग्यनगर को, अब तो पतंग काटने का टाइम आ गया मेरे भाई और बहनों। काट दो 40 साल तक जिन्होंने जबरन यहाँ पर देखा है, मुसलमान सबका साथ सबका विकास किया तो मोदी सरकार ने किया। अरे हम करके दिखाते हैं, ये बांट कर वोट पाते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि राहुल गांधी और ओवैसी जी ये औरंगजेब की यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हैं और उन्हीं की भाषा, उन्हीं को सोच को लेकर आगे चले। राहुल गांधी के मेंटर, फिलोसोफर और उनके मित्र सैम पिट्रोडा अमेरिका में बैठकर कहते हैं, जो कांग्रेस के यूएस चेयरमैन हैं, ओवरसीज चेयरमैन, वो क्या कहते हैं, आप जितनी भी कमाई करोगे, जब आपका देहांत मृत्यु हो जाएगा तो 55% सरकार को ले लेना चाहिए। क्या आपकी जायदाद आपके बच्चों को मिलनी चाहिए कि सरकार को? अरे आपके परिवार को कि सरकार को? अरे जब आप टैक्स देते हो गरीब की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए लगता है, तो इस तरह की सोच जो मोदी जी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि आपका गहना भी गिनेंगे, आपकी जमीन भी गिनेंगे, आपका नकद भी गिनेंगे, और जो आपके हिस्से में फालतू है उसको ये दे देंगे। किसको दे देंगे?
जो घुसपैठ करके आए उनको दे देंगे मेरे भाई और बहन। इसलिए जागरूक करिए देश को, जनता को जगाना है। फर्जी वोटों के को जिनको जिंदा बोतल में बंद करना है और काटने की जो बात करते थे काटते रहो, उनकी पतंग ऐसी काटो कि वापस पतंग आने का समय ही ना आए। और माधवी जी का एक तीर काफी अच्छा चल जाता है, ठीक निशाने पे लग जाता है, कोई उससे परेशान होता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों, आज तीरंदाजी में भी भारत कई मेडल जीत रहा है और एक नई तीरंदाज ऐसा तीर लगाने आई है कि अवैध किले को भेदने भी हमारी बहन माधवी लता आई है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, एक बार माधवी जी के नाम पे मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की। हमारा सांसद कैसा हो, माधवी लता जैसा। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। ओबीसी लापता जब से आई, ओबीसी लापता जब से आई, ओबीसी लापता जब से आई। बहुत बहुत धन्यवाद और माधवी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिनंदन, स्वागत ऐसे ही करेंगे। ओबीसी लापता जब से आई, भाई ताली बजा के जरा ऊपर। ओबीसी लापता, ओबीसी लापता जब से आई। ధన్యవాదాలు అనురాగ్ జీ. ఈ యొక్క ర్యాలీని ముందుకు సైకిల్ మోటార్లతో కొనసాగించాల్సిందిగా మరి యొక్క మిత్రులందరినీ కోరుతా ఉన్నాం. దయచేసి అందరూ కూడా ముందుకు నడవాలి.